गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 11th क्लास का चैप्टर 10 खेलकूद में प्रशिक्षण और डोपिंग। प्रशिक्षण क्या होता है और इसमें डोपिंग का किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसी बारे में आज हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आप ये मेन पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हो सके तो इन्हें अपनी कॉपी में वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। ठीक है। खेल प्रशिक्षण का क्या अर्थ है और इसके पीछे क्या विचारधारा रहती है। खेल प्रशिक्षण नियोजित व्यायाम अथवा खिलाड़ी द्वारा निश्चित समय में प्रयास जिसके द्वारा खिलाड़ी को और अधिक प्रशिक्षण भार सहने, विशेष रूप से प्रतियोगिताओं की तैयारी से लिया जाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में खेल प्रशिक्षण नियोजित व्यायामों के माध्यम से खिलाड़ी को विशेष दबावों के अनुकूल होने के साधन जुटाता है। खिलाड़ी किस प्रकार के अनुकूलन से भविष्य में और अधिक प्रशिक्षण भार सहने की तैयारी हो जाती है। प्रशिक्षण की विचारधारा, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा ट्रेनिंग का। ठीक है। खेल किसी उपलब्धि अथवा प्रतियोगिता की तैयारी के लिए बदलाव के साथ साथ किसी प्रतियोगिता की तैयारी हेतु प्रशिक्षण विधियों एवं नई तकनीकों के प्रयोग से आए दिन नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। भार प्रशिक्षण विधि को अपनाने से बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि हक के अनुसार खेल प्रशिक्षण किसी खेल या प्रतियोगिता के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों या तथ्यों पर आधारित एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो खिलाड़ी को उत्तम प्रदर्शन के योग्य बनाती है। इसके सिद्धांत क्या होंगे ट्रेनिंग के। पहला होगा निरंतरता का सिद्धांत, अतिभार का सिद्धांत, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की तैयारी का सिद्धांत, प्रगतिक्रम का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, गरमाने व ठंडा होने का सिद्धांत, आराम था पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत। गरमाना है शिथिलीकरण, गरमाना यानी कि वार्म अप करना। ठीक है। शिथिलीकरण यानी कि कूल डाउन करना, लिमिटिंग डाउन करना। जब भी हम कोई भी गेम करते हैं तो उससे पहले हमें अपने शरीर को ऐसी स्थिति में लाना होता है कि जिससे हमें कोई चोट ना लगे। मतलब ऐसी एक्सरसाइज करनी होती है जिससे हमारी पूरी बॉडी एक्टिव मोड में आ जाए। ठीक है। ये एक अल्पकालिक क्रिया होती है जो किसी कठोर अथवा कौशल की आवश्यकता वाले कार्य से पहले की जाती है। हम गरमाने को किसी कठोर कार्यक्रम अथवा प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले की तैयारी भी कह सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम द्वारा हम किए जाने वाले कार्य में काम आने वाली मांसपेशियों की तैयारी की स्थिति में लाते हैं जिससे वह आवश्यकता पड़ने पर कुशलता से कार्य कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि गरमाना एक प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप खिलाड़ी शरीर क्रियात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से मुख्य क्रिया के लिए तैयार हो जाता है। गरमाने के प्रकार क्या होंगे। एक तो होता है जनरल वार्म अप, एक होता है विशिष्ट वार्म अप। ठीक है। कूल डाउन क्या होता है, कूलिंग डाउन यानी कि जो हम एक्सरसाइज करने के बाद में करते हैं। किसी प्रतियोगिता अथवा प्रशिक्षण कार्य समाप्त होने पर एथलीटों को प्राय कुछ गतिविधियां जैसे जॉगिंग, चलना आदि के रूप में दी जाती हैं। इस प्रकार की गतिविधि कुछ समय तक करते रहने को लिम्बिंग डाउन, वार्मिंग डाउन, कूलिंग डाउन अथवा शिथिलीकरण कहते हैं। इसका अर्थ है कूलिंग डाउन का, जिस स्थिति से हमने गेम करना शुरू किया था दोबारा से अपने शरीर को उसी स्थिति में लाने के बाद ही हमें बैठना है जिससे हमारी सारी मसल स्ट्रेच हो जाएं और उनमें किसी भी तरह की ऐंठन ना हो और हम इंजरीज से बच जाएं। स्किल या कौशल, खेल प्रदर्शन का ये वो अंग है जो कठिन कार्य को सहज रूप से करने में व्यक्ति की हेल्प करते हैं। मांसपेशियों कार्य जो दिखने में आसानी से होता दिखाई दे कौशल पूर्ण गतिविधि या प्रदर्शन का प्रतीक होता है। साधारण शब्दों में कौशल किसी कार्य को भली भांति तथा सुविधापूर्ण ढंग से कर पाने की क्षमता को कहा जा सकता है। कौशल जो है प्राकृतिक और कठोर या जटिल होते हैं, उन्हें अंशों में विभाजित करके सीखना चाहिए। टेक्निक, टेक्निक का अर्थ किसी कार्य को वैज्ञानिक विधि से करना। इस प्रकार कार्य करने की विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों तक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक चाहिए। ये किसी खेल या प्रतियोगिता की मुख्य क्रिया होती है। अतः हम कह सकते हैं कि तकनीक किसी कौशल को करने की विधि है। शैली, यह कार्य करने की विधि जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्वरूप से संबंधित हो उसे शैली कहते हैं। इस प्रकार की विधि वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हो भी सकती है तथा नहीं भी। शैली एक व्यक्ति, इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी अपनी विशिष्ट मन संबंधी शारीरिक जैविक क्षमताओं के कारण एवं अलग तरीके से तकनीक को समझता या महसूस करता है। इसी को उसकी शैली कहा जाता है। डोपिंग का अर्थ,
जब एथलीट प्रतिबंधित पदार्थों या विधियों का प्रयोग करके अपने खेलों में प्रदर्शन को बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। उदाहरण, नशीली दवाएं जैसे स्टेरॉयड आदि। डोपिंग का वर्गीकरण, प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ और शारीरिक विधियां। प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ उत्तेजक, स्टेरॉयड, बीटा 2 डायरेटिक्स, नशीली दवाएं, पेप्टोइड हार्मोन, कैनावायरस। शारीरिक विधियां बढ़ाने वाले ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, रासायनिक व भौतिक तोड़फोड़। जीन डोपिंग में ऑटोलॉग्स ब्लड डोपिंग, खिलाड़ी की ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। होमोलिक्स ब्लड डोपिंग, मांसपेशियों की संरचनाओं में विकास होता है। प्रतिबंधित पदार्थों एवं विधियां। कुछ प्रतिबंधित पदार्थ इस प्रकार हैं। प्रतिबंधित पदार्थ और प्रतिबंधित विधियां: उत्तेजक, कैनावाइनाइड्स, स्टेरॉयड, बीटा 2 पेप्टॉइड, नशीली दवाएं, ड्यूरेटिक्स। नशीली दवाएं, कैंपिंग और एल्कोहल। रक्त या ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, रासायनिक व तोड़फोड़ डोपिंग। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रतिबंधित पदार्थ एवं विधियां। कुछ प्रतिबंधित पदार्थ इस प्रकार हैं। प्रतिबंधित पदार्थ उनके दुष्प्रभाव: उत्तेजक, उसका दुष्प्रभाव है भूख की कमी, तनाव, सिर दर्द। नशीली दवा या नारकोटिक्स, इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक संतुलन बिगड़ेगा, उल्टी आएंगी, कब्ज हो जाएगी। प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड, इसका दुष्प्रभाव होगा, चेहरे पर अधिक बाल आ जाएंगे, मानसिक अवसाद हो जाएगा। आपका क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि चेहरे पर अधिक बाल आना ये किस स्टेरॉइड से होता है? ये होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड से। बीटा ब्लॉकर्स, सहन दक्षता में कमी, सिर दर्द, पेट संबंधी रोगों का होना। वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैनाइनाय प्रतिबंधित पदार्थ के दुष्प्रभाव क्या हैं। हम उसे बताएंगे। एकाग्रता, जीभ, गले, फेफड़े का कैंसर इससे हो सकता है। ड्यूरेटिक्स, पानी की कमी, चक्कर आना, पोटेशियम की कमी। बीटा 2 एगोनिस्टस, डिप्रेशन आदि। हाथ ठंडे पड़ना, नींद कम आना, अवसाद। शराब और मादक पदार्थों के सेवन से निपटना, डीलिंग विद एल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज। आपने देखा होगा कि कई जगह शराब छुड़ाने के स्पेशल केंद्र भी बनाए जाते हैं जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लत से ग्रस्त हो गए हैं शराब की, उन्हें भेजा जाता है और उन पर तरह तरह के प्रयोग करके फिर से नॉर्मल स्थिति में लाया जाता है। नशीले पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग करने से व्यक्ति को नशा हो जाता है। मादक पदार्थों के सेवन में शराब व ड्रग्स का पुराना या स्थायी उपयोग शामिल है। एक व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन करता है, लंबे समय तक अल्कोहल का प्रयोग करने से इसे सहन करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे धीरे धीरे इस पदार्थ को शरीर को अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभ में अल्कोहल व मादक पदार्थों के सेवन से हल्की समस्या होती है, लेकिन धीरे धीरे यह विकट या गंभीर समस्या में बदल जाती है। यदि एक बार एक व्यक्ति शराब व मादक पदार्थों के सेवन के जाल में फंस जाता है तो इस समस्या से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में इन पदार्थों के सेवन परिवार व दोस्तों के साथ संबंधों को नष्ट कर सकता है। इससे करियर व स्वास्थ्य भी तबाह हो सकता है। अल्कोहल व मादक पदार्थों का सेवन उपचारात्मक है। उपचार करने वाले विशेषज्ञों की सहायता से इन पदार्थों की लत पर काबू पाया जा सकता है। अल्कोहल व मादक पदार्थों के सेवन से निपटने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। मदद मांगें। यदि किसी व्यक्ति को शराब के जाल में फंस चुका है तो सर्वप्रथम किसी उपचारात्मक व्यक्ति की सहायता ले, जबकि अधिकतर व्यक्ति ये सोचते हैं कि वे स्वयं ही समस्या से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इतना आसान कार्य नहीं होता। इसलिए यदि आप अपने सगे संबंधियों, अध्यापक, परामर्शदाता या डॉक्टर आदि की मदद मांगे तो अच्छा होगा और उचित सहायता द्वारा इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। विषण, डिटॉक्सिफिकेशन, एक ऐसी विधि है जो किसी व्यक्ति को शराब व अन्य मादक पदार्थ को लेने से रोकने के लिए योग्य बनाती है। दवाओं की विभिन्न श्रेणियां जैसे उत्तेजक, अवसाद, नशीली दवा या ड्यूरेटिक्स आदि से विषरण में किसी ड्रग्स की मात्रा को धीरे धीरे कम करना शामिल हो सकता है। जो व्यक्ति शराब पर निर्भर रहता है उसके लिए विषरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यवहारजन्य या आचरणगत चिकित्सा, ये एक मनोचिकित्सा का एक प्रकार है। ये चिकित्सा एक प्रशिक्षित मनोचिकित्सक द्वारा की जाती है, इसलिए आप एक परामर्शदाता से परामर्श ले सकते हैं। वह आपकी अल्कोहल की तृष्णा या लालसा का सामना करने में सहायता कर सकता है। मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी, ये चिकित्सा मादक पदार्थों के सेवन
लत को धीरे धीरे कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रिया में एक चिकित्सक अपनी व्यक्तिगत प्रेरणा व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा ड्रग्स के सेवन का विरोध करने के लिए बाध्य हो जाता है। औषधि प्रयोग। शराब व ड्रग्स के प्रयोग को कम करने के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग निर्धारित किया जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि यदि औषधि प्रयोग के साथ साथ परामर्श भी दिया जाए तो व्यक्ति की लत में अच्छा सुधार होता है। शांत सामाजिक नेटवर्क बनाएं। रिकवरी के दौरान शांत वातावरण अपने सगे संबंधी और मित्रों के साथ आवश्यक है, जो इस लत को छोड़ने में प्रोत्साहन अथवा समर्थन करते हो। ध्यान बटा देने वाली विक्रिया में स्वयं को शामिल करें। शराब व मादक पदार्थों के सेवन से निपटने के लिए स्वयं को ध्यान बटा देने वाली क्रिया अथवा गतिविधि में शामिल करें। इसके लिए दोस्तों से मिले, चलचित्र देखें, फिल्में देखें, स्वास्थ्यप्रद आदतों और व्यायाम आदि में अपने आप को शामिल करें। अपने मित्रों से दूर रहे जो मादक पदार्थों का सेवन करते हो। ऐसे मित्रों की संगत छोड़ दें जो अब भी अल्कोहल या मादक पदार्थों का सेवन करते हो। उन मित्रों से दूर रहे जो आपको पुराने घातक आदतों की ओर वापस प्रलोभन देते हो। अपने करीबी मित्रों व परिवार का सहारा ले। रिकवरी के समय अपने करीबी या अच्छे मित्रों तथा परिवार के सदस्यों का सहारा अमूल्य धन होता है, अतः उनके अपने आप को प्रेरित करें। ड्रग्स व शराब छोड़ने के लिए अपने मित्रों और संबंधियों को सूचित कर दें। पहले सामान्यतः अपने घनिष्ठ मित्रों और परिवारजन आपके अल्कोहल छुड़ाने के निर्णय की प्रशंसा करेंगे। ये कदम काफ़ी प्रभावी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से पढ़ें और समझें। बाकी आगे अगली क्लास में। बाय।